मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने नज़ीर अकबर आबादी की एक नज़्म जो है आदमी नामा है ना, मैंने आपको वो समझाया था, उसके प्रश्न उत्तर भी करवाए थे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अपने रजिस्टर में वो काम कर लिया होगा। तो जैसे जैसे मैं आपको काम कराती जाती हूँ आप वैसे वैसे अपने रजिस्टर में काम करते जाइए ताकि आपका काम पेंडिंग ना रहे और आप है ना समय अनुसार जैसे जैसे मैं कराती जाती हूँ उस हिसाब से काम करें, क्योंकि साथ साथ काम करने से काम पेंडिंग नहीं रहेगा और आपको पढ़ने के लिए पूरा वक्त मिल जाएगा। आज हम जो है वो स्पर्श के गद्य भाग में, गद्य खंड में हम शरद जोशी जी का एक व्यंग है तुम कब जाओगे अतिथि वो पढ़ेंगे। अच्छा, आज तो मैं आपको ये पढ़ाती हूँ है ना। हम मंडे से जो है ग्रामर, आप व्याकरण आप बुक अपने पास रखिए। मंडे से मैं आपको व्याकरण पढ़ाऊंगी। व्याकरण में हमारा पहला अध्याय जो रहेगा वो वर्ण विच्छेद रहेगा। तो वर्ण विच्छेद के लिए थोड़ा सा आपको, क्योंकि संडे आपको मिल जाएगा है ना थोड़ा, तो आप वैसे आपको वर्ण के बारे में पता होगा कि वर्ण क्या है, वर्ण के कितने भेद हैं। तो जब हम वर्ण विच्छेद पढ़ते हैं तो हमको इन सब के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं। तो क्योंकि अगर हमें स्वर व्यंजन वर्णों के बारे में जानकारी होगी तो हम वर्ण विच्छेद अच्छी तरह से कर पाएंगे। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है, मुझे तो लगता है वर्ण विच्छेद तो आप फर्स्ट सेकंड से ही पढ़ते चले आते हैं वर्ण के बारे में, लेकिन उस समय आश्चर्य होता है जब 9th क्लास में आके वर्ण विच्छेद में करवाती हूँ, बहुत से बच्चों को वर्ण विच्छेद करना नहीं आता है ना। तो ऐसी स्थिति ना हो तो आप थोड़ा सा होमवर्क करें बैठ करके, आप वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद हैं और कौन कौन से वर्ण हैं, उनका सही उच्चारण कैसे होता है, तो आप थोड़ा सा आप देखेंगे तो जब मैं पढ़ाऊँगी तो आपको आसानी होगी। क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है कि जैसे हम उसको बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। अगर आपकी भाषा हिंदी शुद्ध होगी तो आप उसको शुद्ध लिखेंगे। तो हिंदी में एक बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। तो ये शरद जोशी जी का एक व्यंग है ये। तो पहले मैं आपको शरद जोशी जी का एक आपको छोटा सा एक जीवन परिचय दे दूं कि शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ था। इनका बचपन अनेक शहरों में बीता। कुछ समय तक ये सरकारी नौकरी में रहे, फिर उन्होंने लेखन को ही अपनी आजीविका का के रूप में उन्होंने अपना लिया और इन्होंने प्रारंभ में कुछ तो कहानियाँ लिखी थी, फिर पूरी तरह से व्यंग लेखन ही जो है ये करने लग गए थे। ठीक है, इनकी साहित्य की विशेषताएं ये हैं कि इनकी जो भाषा है वो अत्यंत सरल और सहज होती है। हाँ, क्योंकि हम देखेंगे जब तुम कब जाओगे अतिथि हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इनकी जो भी व्यंग है उसकी भाषा बड़ी सरल होती है और बड़ी सहज होती है। हास परिहास और मुहावरों का हल्का सा स्पर्श देकर, मतलब हल्का सा टच उसमें होता है, स्पर्श दे करके इन्होंने अपनी रचनाओं को अधिक रोचक बनाया है। तो पाठ में क्या है, इस पाठ में कि तुम कब जाओगे अतिथि। वैसे आपने देखा होगा एक मूवी भी आई थी इस पर है ना, वो मूवी आप बच्चों ने देखी होगी, बहुत हंसी मजाक की थी। तो बस इसी पर वो है ना, इसी शरद जोशी जी की इसी कहानी पर वो जो है मूवी बनी हुई है। तो प्रस्तुत पाठ तुम कब जाओगे अतिथि में शरद जोशी ने ऐसे व्यक्तियों की खबर ली है जो अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर बिना किसी पूर्व सूचना दिए आ जाते हैं और फिर जाने का नाम ही नहीं लेते, भले ही उनका टिके रहना मेजबान पर कितना ही भारी क्यों ना पड़े। अच्छा अतिथि कौन होता है? वह है जो पहले से अपने आने की सूचना देकर आए। और आजकल तो हम इतने अच्छे अतिथि होते हैं, आपको पता है कि जब हम पड़ोस में भी किसी के यहाँ जाते हैं तो हम उसको फ़ोन करके जाते हैं कि भाई आप फ्री हैं, और अगर फ्री नहीं है तो आप अपने काम से थोड़ा सा निपट जाइएगा, मैं आ रही हूँ या मैं आ रहा हूँ, है ना। तो हम लोग इतने औपचारिक हो गए हैं और इतने अच्छे अतिथि भी हो गए हैं। तथा एक दो दिन मेहमानी करा के विदा हो जाए, अच्छा अतिथि वो होता है कि जो सूचना देकर के आए और एक दो दिन मेहमानी करके विदा हो जाए। अथवा वह किसी आगमन के बाद मेजबान पर सब सोचने को विवश हो जाए, जो इस पाठ के मेजबान निरंतर सोचते रहे। तो तुम कब जाओगे अतिथि। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह सवाल बार बार मन में घूम रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। तो अतिथि को आए हुए 4 दिन हो गए हैं और मेजबान के मन में है ना, इस 4th डे पर चौथे दिन उसके मन में ये सवाल घुमड़ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। क्योंकि आजकल क्या है, इतना महंगाई का ज़माना है और मेहमानों को ज़्यादा दिन हम रुकाना संभव नहीं है। एक तो ये कारण महंगाई, और दूसरा क्या होता है आजकल
पति पत्नी दोनों ही सर्विस करते हैं, है ना। इस कहानी में तो ऐसा खैर नहीं है, लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ आपको कि पति पत्नी दोनों सर्विस करते हैं। तो ऐसे में अगर कोई मेहमान आ जाता है तो बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो ज़्यादा दिन मेहमान रुक जाता है तो बहुत परेशानी होती है अगर एकल परिवार है, न्यूक्लियर फैमिली है। अगर हाँ, अगर जॉइंट फैमिली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मेहमानों को संभालने के लिए पीछे और लोग होते हैं। तुम जहाँ बैठे निसंकोच भाव से सिगरेट का धुआं उड़ा रहे हो, व्यंग है ये, इस बात को ध्यान रखिएगा। तुम जहाँ बैठे निसंकोच भाव से सिगरेट का धुआं उड़ा रहे हो, उसके ठीक सामने कैलेंडर है, देख रहे हो ना। इसकी तारीखें अपनी सीमा में विनम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं, क्योंकि बंधा हुआ होता है तो अपनी एक सीमा में वो फड़फड़ाती रहती हैं। पिछले 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। जैसे व्यंग है कि मैं 2 दिन से जो कैलेंडर जो तारीखें बदल रहा हूँ, मैं तुमको दिखा के बदल रहा हूँ। और तुम जानते हो, यदि तुम्हें गिनती करनी आती है तो यह चौथा दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा दिन, चौथा भारी दिन। किंतु तुम्हारे जाने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने लंबे समय तक चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर पर आए हो। तो वो कह रहे हैं जो एस्ट्रोनॉट जो चांद पर गए थे वो भी वहाँ इतने दिन, इतनी लंबी यात्रा करके गए थे, लेकिन वो भी इतने समय नहीं रुके जितने समय तुम मेरे घर एक छोटी सी यात्रा करके मेरे घर आए हो और मेरे घर रुक गए हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके। तुमने एक आत्मीय संबंध मुझसे बना लिया। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैंजनी चट्टान देख ली। तुम मेरी बहुत मिट्टी खोद चुके। अब तुम वापस जाओ, वापस लौट जाओ अतिथि। तुम्हारे जाने का यह उचित समय है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती कि भाई जहाँ तुम्हारा घर है, क्या वहाँ तुमको घर की याद नहीं आ रही? तुम्हें घर नहीं जाना है तो तुम यहाँ पर अभी टिके हुए हो, क्योंकि महंगाई के दौर में मेहमानों को संभालना बड़ा मुश्किल सा काम है। जिस दिन तुम आए थे मेरा हृदय किसी अनजान आशंका से धड़क उठा था। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ भय से कांप गया। वही मैंने कहा ना, क्योंकि महंगाई का समय है ना, तो मेहमान जब आता है तो वो एक जेब पर एक अतिरिक्त भार पड़ता है। ठीक है, पहले तो क्या था, संयुक्त परिवार थे, मेहमानों से घर भरा ही रहता था, कभी कोई आता जाता रहता था, तो मेहमान इतने खलते नहीं थे, ठीक है ना। लेकिन अब जो है महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और परिवार भी जो है एकल परिवार हो गए हैं, तो ऐसे में मेहमानों को संभालना बड़ा मुश्किल काम हो गया है। तो अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ भय से कांप गया। उसके बाद भी एक स्नेह भरी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था, तथा मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। तुम्हारे सम्मान में जो वो अतिथि, हमने रात का भोजन एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में परिवर्तित कर दिया था, है ना। मतलब हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा डिनर बनाया था। तुम्हें याद होगा कि 2 सब्जियां और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। इस सारे लगन और उत्साह के जड़ में एक उम्मीद थी, आशा थी कि अगले दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में लिए तुम चले जाओगे, क्योंकि भाई कोई मेहमान आता है तो उससे ये तो नहीं पूछा जाएगा कि आप कितने दिन रुकोगे। तो अपन मन में ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि चलिए ये आए हैं तो 1 या 2 दिन रुकेंगे, उसके बाद तो चले जाएंगे। तो 1-2 दिन में ही हम उसको जब हम सुबह ब्रेकफास्ट कराते हैं तो हम बहुत अच्छा सा करा देते हैं, लंच बहुत अच्छा होता है, डिनर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मन में कहीं होता है कि मतलब ये हमारे घर से जाए तो एक अच्छी मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय पर ये लेकर के जाए, है ना। तो मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में लिए तुम चले जाओगे। हम तुमसे रूठने के लिए हट करेंगे, हम रुकने, भाई जैसे मेहमान, पता क्या होता है, मेहमान आया, 1 दिन रुका, 2 दिन रुका, 2 दिन रुकने के बाद जाएगा, तुमसे कहेंगे अरे रुक जाते ना आप, अच्छा लगता, रुक जाइए 1-2 दिन। थोड़ा सा हम लोग भारतीय संस्कृति के हिसाब से थोड़ी सी मनोवल करते हैं, रुकने के लिए उनसे आग्रह करते हैं। लेकिन वो बोल रहे हैं हम तुमसे रुकने के लिए हट करेंगे, परंतु तुम नहीं मानोगे तथा एक अच्छे अतिथि की भांति चले जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर पर ही बने रहे। हमने अपना दर्द छुपा लिया और चेहरे पर प्रसन्नता का भाव बनाए रखा। स्वागत सत्कार के जिस उच्चतम बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहां से नीचे आकर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। हमारे सत्कार का ये अंतिम छोर ही था। भाई कोई आता है तो क्या होता है कि एक मूवी ले गए, अपने शहर में जो भी दर्शनीय स्थल है वहाँ घुमा दिया, यही मेहमान नवाजी होती है।
तो बोले हमने आपको सिनेमा भी दिखा दिया, तो हमारे सत्कार का ही है तो अंतिम ही छोर है, इसके आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। इसके फौरन बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ पला जाना चाहिए था, मतलब आपको जाना चाहिए था भाई। जब तुम विदा होते हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। तीसरे दिन प्रातः काल में तुमने आकर कहा मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। बॉम्ब ब्लास्ट, एक धमाका, कि मैं धोबी को, अब मतलब अब जो मेज़बान है वो समझ जाए कि भैया अब अतिथि जो है वो घर पर और दिन रुकने का मानस बना चुके हैं। तीसरे दिन प्रातः काल में तुमने मुझसे कहा मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यह आघात अप्रत्याशित था तथा इसकी चोट मार्मिक थी। मार्मिक मतलब बड़ी हृदय को छूने वाली थी, है ना, एकदम धक रह गया हृदय। तुम्हारे सामीप्य की वेला अचानक ही रबर की तरह खिंच जाएगी, इसका मुझे तनिक भी आभास नहीं था। मतलब हम आप मिले तो हमारे सामीप्य की बेला उस समय इतना लंबा खिंच जाएगा, क्योंकि हम तो सोच रहे थे आप 1-2 दिन रहेंगे और चले जाएंगे। अब तीसरे दिन आप धोबी को कपड़े देने की बात कर रहे हैं, तो भैया इससे तो ये लगा कि अब आप और रुकेंगे, और ये हमें पता नहीं था कि रबर की तरह ये सामीप्य की बेला खिंच जाएगी, इसका मुझे तनिक भी आभास न था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, अतिथि देवो भव, तो अतिथि जो है सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और कुछ अंशों में राक्षस भी हो सकता है। मतलब जब 1-2 दिन रुकता है तो अतिथि देवता होता है, लेकिन जब वो और ज़्यादा दिन रुकने का सोचे तो वो तो मानव के आगे तो वो दानव ही दिखाई देने लगता है। किसी लॉन्ड्री वाले को दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। मैंने कहा भाई किसी लॉन्ड्री वाले को दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। मन में एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। तो वो लॉन्ड्री कहाँ है? चलो चलते हैं, मैंने कहा, तथा अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। मतलब जो बनियान पहनी हुई थी उस पर औपचारिकता में कुर्ता डाल लिया। कहाँ जा रहे हैं? पत्नी ने पूछा। इनके कपड़े लॉन्ड्री में देने हैं, मैंने कहा। मेरी पत्नी की आंखें अचानक बड़ी बड़ी हो गई, मतलब वो भी घबरा गई। भाई ये क्या, हम तो सोच रहे थे अतिथि 1-2 दिन में चले जाएंगे, लेकिन अभी तो अपने कपड़े वपड़े धुलवाने की वो कर रहे हैं। आज से कुछ साल पहले उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अकेलेपन की यात्रा खत्म कर बिस्तर खोल दिया था। अर्थात इन बड़ी बड़ी आंखों पर ही लेखक, अपनी पत्नी की बड़ी आंखों पर ही लेखक रीझ गए थे और शादी का निर्णय लिया था, तो बिस्तर खोल दिया था। परंतु अब जब वे ही आंखें बड़ी होती हैं तो मन छोटा होने लगता, मन घबराने लग जाता है। और वे इस शंका तथा भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि ज़्यादा दिनों तक ठहरेगा, और वे इस शंका और भय से बड़ी हो गई थी कि भाई अब अतिथि जो है वो ज़्यादा दिन ठहरेंगे, और उसकी आशंका निर्मूल नहीं थी, है ना, बेवजह की वो नहीं थी। अतिथि तुम नहीं जा रहे, और उसकी आशंका निर्मूल नहीं थी। अतिथि तुम नहीं जा रहे, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े भी धुलकर आ गए और तुम अभी यहीं हो। तुम्हारी भारी भरकम और शरीर से सलवटें पड़ी चादर हटाई जा चुकी और तुम यहीं पर अभी हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब समाप्त हो गई। तो जहाँ अतिथि के सामने हम बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हैं, बड़े औपचारिक ढंग से उनसे पेश आते हैं, अब वो जो है वो मुस्कुराहट जो है वो फीकी पड़ गई थी, फीकी पड़ करके अब तो समाप्त ही हो गई थी। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे, मतलब जो ठहाके इस कमरे में हुआ करते थे, अब नहीं दिखाई पड़ते। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनलों से टप्पे खाकर पुनः सेंटर में आकर चुप पड़ी है। मतलब जितने भी क्षेत्र, राजनीति पर बात कर ली, फिल्म पर बात कर ली, घर परिवार की बात कर ली, बिजनेस और नौकरी की बात कर ली, अब तो सारे जो है वो विषय जो है वो चुक से गए हैं। ठीक है, चुक से गए। तो कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा, बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनलों से टप्पे खाकर पुनः सेंटर में आकर चुप पड़ी है। अब इसे ना तो तुम हिला रहे हो और ना मैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ एवं तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने उलट रहे हो। शब्दों का आदान प्रदान मिट गया और चर्चा के विषय चुक गए। तो आपको इतना समझ में आया होगा कि अतिथि जो है वो एक घर में पधारे हुए हैं। मेज़बान ने अपनी तरफ से उनकी सारी मेज़बानी करी, उनकी अच्छी तरह से खातिरदारी करी, और मेज़बान तो यही सोच रहे थे अतिथि 1-2 दिन रुकेंगे, लेकिन जब अतिथि ने उनसे ये कहा कि भाई मुझे लॉन्ड्री में कपड़े धुलवाने, लॉन्ड्री कहाँ है, तो अतिथि का जो मेज़बान का दिल बैठने लगा, अरे भाई ये तो और दिन रुकेंगे, ये सोच करके।
ठीक है, अभी तो हमने यहाँ तक पढ़ा है। आगे का नेक्स्ट पीरियड में हम ये जो अपना पार्ट है, लेसन है, वो कंटिन्यू करते हैं। ओके।